अवधारणा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एनसी शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमने किस किस देश के संविधान से क्या क्या चीजें जो हैं वो ग्रहण करने का कार्य जो है वो किया है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भारत के संविधान का सोर्स क्या है, भारत के संविधान में जो चीजें हमने अपनाई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने नजर आ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान, अंग्रेजों ने ये अधिनियम या ये एक्ट अंतिम रूप में पारित किया था। ध्यान, इसका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, इसका 2/3 भाग, कितना भाग है, 2/3 भाग जो है वो हमने हूबहू अपने संविधान में अपनाया है। तो सबसे गहरा प्रभाव तो अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान पर किसका पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे गहरा प्रभाव जो है वो पड़ा है, जिसका 2/3 भाग हमने लिया है। इस अधिनियम से क्या क्या लिया है? इस अधिनियम से हमने न्यायपालिका की संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी जो है वो यहां से हमने लिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो हमने लिया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी ध्यान रखना आपके 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। फिर आगे अगर हम बात करें तो संघीय तंत्र, संघीय तंत्र को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। संघीय तंत्र का मतलब है फेडरल जो सिस्टम है वो भी हमने 1935 के एक्ट या अधिनियम से लिया है, ध्यान रखना, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती है। फिर राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर यानी कि गवर्नर की जो पोजीशन है, गवर्नर के बारे में जो डिटेल है वो भी हमने यहां से ली है। प्रशासनिक विवरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिटेल है वो भी हमने यहां से लिया है। यानी कि कई चीजें हमने ये ध्यान रखना, वैसे 2/3 भाग हमने इस अधिनियम से लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन जो चीजें हैं, मेन जो पॉइंट हैं वही आपको मैंने बताया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में न्यायपालिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल सिस्टम है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर यानी कि गवर्नर से संबंधित है, प्रशासनिक विवरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है। ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? आपके एक्ट 1935 से हमने लिया है। अब देखो आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लेने का कार्य किया है। तो ब्रिटेन से सबसे पहले हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली जिसमें एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक क्या होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका होती है। यह अंतर संसदीय या पार्लियामेंट्री सिस्टम में पाया जाता है, जो हमने ब्रिटेन से लिए। ध्यान, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ध्यान, लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर की बात करें यानी कि कानून बनाने का काम जो है वो ध्यान रखना, विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो संसद है पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है। ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? आपकी ब्रिटेन से लेने का कार्य किया। एकल नागरिकता, भारत के सब नागरिकों को एक ही नागरिकता दी गई है। ध्यान रखना, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में कैसी नागरिकता होती है? दोहरी नागरिकता होती है। कैसी नागरिकता होती है? दोहरी नागरिकता। इसके बावजूद ध्यान, भारत ने दोहरी नागरिकता के स्थान पर एकल नागरिकता या इकहरी जो नागरिकता है उसको ही हमने अपनाने का कार्य जो है वो किया है। फिर देखो सिंगल सिटीजनशिप, यह आ गया आपका इकहरी नागरिकता के अंदर ही आ गया, ब्रिटेन से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली, ये पीछे हमने कर लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक नाम मात्र की सरकार और एक वास्तविक सरकार होती है। और अपने देश के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक का एग्जाम्पल है। द्विसदनीय व्यवस्था, आपने देखा होगा अपने यहाँ पर हाउस 2 हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो 2 हाउस की जो व्यवस्था है वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रोविजनल्स की बात करें, उनकी व्यवस्था जो है, विशेषाधिकार जो पार्लियामेंट के हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन जो है वो अपने देश में चलता है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लेने का कार्य किया है। फिर है मंत्रिमंडल की प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम,
हमारे देश के अंदर मंत्रिमंडल होता है ध्यान, जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके अंडर में ध्यान मिनिस्टर वगैरह होते हैं। ये पूरा सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटेन से ही लेने का कार्य किया है। इसके अलावा बहुमत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, डिसीजन ऑफ विक्ट्री बेस्ड ऑन मेजोरिटी, यानी कि जिस बंदे को ज्यादा एक तरीके से मेजोरिटी मिलेगी, बहुमत मिलेगा, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। ये सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लेने का कार्य किया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री आया गया विशेषाधिकार का, मैंने आपको बताया था। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, यानी कि जो स्पीकर होता है उस स्पीकर की क्या भूमिका होगी, वो भी हमने ब्रिटेन से लेने का कार्य किया है। तो ये सब चीजें आपकी यूके यानी कि ब्रिटेन से संबंधित हो गई आपकी, जो हमने लेने का कार्य किया है। तो इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो संसदीय शासन प्रणाली थी, वो आई गई आपकी। फिर ध्यान सिंगल सिटीजनशिप हो गया, एक ही नागरिकता। द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा की व्यवस्था। विशेषाधिकार, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। मंत्रिमंडल की प्रणाली, बहुमत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री को कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। विधायिका में जो अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका। और इसके बाद जो अगला देश आता है जहां से हमने चीजें अपनाई हैं, उस देश की बात करें तो उसका नाम क्या है, अमेरिका। दाना संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अपनाने वाला जो देश था वो कौन सा देश था, अमेरिका था। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अपनाने वाला कौन सा देश था, अमेरिका था। ध्यान, अमेरिका की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। सबसे पहले तो बात करें प्रस्तावना के रखने की अवधारणा। जो प्रस्तावना अपने देश के अंतर्गत है आपकी, वो जो विचारधारा है वो अमेरिका के संविधान से ली है, हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है। प्रस्तावना जो ध्यान रखना हमारे संविधान की आत्मा भी कहलाती है, लास्ट क्लास में इसके बारे में आपको बताया हुआ भी है, ध्यान रखना। फिर देखो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ना मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो मूल अधिकार जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लिखित रूप में मूल अधिकार देने वाला पहला देश जो है वो अमेरिका ही है, ध्यान करना। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, उसके मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो न्यायिक प्रणाली में स्वतंत्रता जो है वो हमने अमेरिका से ली है। न्यायिक समीक्षा, इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन भी कहते हैं। न्यायिक पुनर्वालोकन या जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो कानून बनाए हुए होते हैं अगर वो संविधान के खिलाफ होते हैं, कानून जो बनाए हुए होते हैं वो अगर संविधान के खिलाफ होते हैं तो ध्यान ना आर्टिकल 137 के तहत ध्यान रखना संसद के कानून की जांच करती है न्यायपालिका, और उसको अगर लगे कि कानून गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो वो उसको अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करे, किसका उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर वो काम करे, तो उसे उठाने के लिए ध्यान करना महाभियोग जो प्रणाली है इसका भी यूज किया जाता है आपका। इसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि उनको हटाने के जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो हमने लेने का कार्य जो है वो किया है। इसके अलावा है ना उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने अमेरिका से ली है, ध्यान करना। इसके अलावा लोक जनहित याचिका, PIL के नाम से जानते हैं ना, पब्लिक से संबंधित कोई भी व्यक्ति याचिका जाहिर करता है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। PIL की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक से संबंधित जो याचिका वगैरह है वो दायर करने का अधिकार आ गया। इसके बाद जो अगली कंट्री है उस कंट्री का नाम क्या है आपका, आयरलैंड है। आयरलैंड से देखो हमने क्या क्या लिया है ना, जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका के साथ साथ इस प्रणाली को हमने आयरलैंड से भी ग्रहण किया है। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता की अगर हम बात करें तो वो हमने कहां से लिया है,
आयरलैंड से जो है वो लेने का कार्य किया। ये मैं आप लोगों को बता दूं ना, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से है। ये आयरलैंड जो यहाँ पर शब्द आया है, मैं आप लोगों को बता दूं, आयरलैंड से जो हमने चीजें ली हैं वो मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका से ही है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ही, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन वगैरह की पद्धति वगैरह जो है वो उसी विषय से संबंधित है। आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से आ जाता है नीति के निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति के निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था जो है वो भी हमने आयरलैंड से लेने का कार्य किया था ना। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ही है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से ही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी अमेरिका से ही है। ध्यान रखना, ये है आपके आयरलैंड से संबंधित, ये है आपके, ये आपका यहां आ जाएगा आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड से संबंधित देखो, एक तो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो मैंने आपको बता दिया, जो मनोनीत वगैरह होते हैं वो है। एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ये दोनों कहां से हैं आपके? ये दोनों आपके आयरलैंड से संबंधित है। ठीक है, फिर आ जाता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया? तो कनाडा से हमने लिए संघात्मक शासन प्रणाली। जानना, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती हैं, वो सिस्टम जो है इसे हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो ये व्यवस्था जो है वो हमने कनाडा से ली है। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र द्वारा की जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके अलावा शक्तियों का वितरण तथा अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखो, 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो विषय इन तीनों में शामिल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अविशिष्ट शक्ति, और वो किसको दी गई है? आपकी केंद्र को दी गई है। जो इन तीनों में विषय शामिल नहीं होते इनको क्या बोलते हैं? अविशिष्ट सूची, और वो केंद्र में निहित जो है वो रखा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय का निर्णय यानी कि सलाह वगैरह देने का जो कार्य है उच्चतम न्यायालय जो है वो देता है, वो है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बिल्कुल केंद्र को मजबूत रखा गया है और साथ साथ में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ये बिल्कुल, ये सभी जो चीजें हैं वो हमने कहां से ली है? आपकी कनाडा से ली है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो देश आता है वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखो, प्रस्तावना का एक ढांचा जो है वो तो हमने लिया है कहां से? अमेरिका से लिया है। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। जो लैंग्वेज ऑफ द प्रिम्बल जो है वो हमने कहां से लिया? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो भाषा जो है वो कहां से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेने का जो कार्य है वो किया है। फिर देखो समवर्ती सूची, ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, इसमें संयुक्त बैठक जो है समवर्ती सूची के साथ साथ बात करें, संयुक्त जो बैठक है वो भी ध्यान रखना यहीं से लेने का हमने कार्य जो है वो किया है। संयुक्त बैठक क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल के मामले में विवाद हो जाता है तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो क्या करता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट जो है वो बुलाने का कार्य करता है। तो संयुक्त जो बैठक है वो भी हमने यहीं से लेने का कार्य जो वो किया है। ध्यान, हम किसकी बात करें? हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा आ गया, समवर्ती सूची जो है वो आ गई, संयुक्त बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट वाला भी आ गया। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब हर भारतीय व्यक्ति को ये स्वतंत्रता जो है वो दी गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है एंड इंट्री कोर्स जो है उनकी स्वतंत्रता जो है वो दी गई है। फिर ध्यान, अगला जो देश है वो है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? ध्यान, फ्रांस से हमने एक तो लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। है ना, फ्रांस की जो क्रांति थी उस क्रांति के मूल 3 शब्द थे जिनके आधार पर, जिनको आधार मानकर क्रांति भी थी। इन तीनों को हमने अपनाया। प्रस्तावना के अंदर ही ध्यान, ये शब्द जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र। ये जो शब्द हैं वो आपको हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में मिल जाएंगे। ये हमने सब कहां से लिया? आपके फ्रांस से लिया है। भारत में ध्यान, राष्ट्र जो अध्यक्ष है, भारत में जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता है बल्कि वो निर्वाचित होता है। ध्यान रखना,
फिर आता है दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संबंधित है। साउथ अफ्रीका से एक तो हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें जाना आर्टिकल 368 जो है वो आता है आपका, जिसमें संशोधन के बारे में जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा। जाना संशोधन जो वो 3 प्रकार से संशोधन जो है वो भारत में किए जाते हैं, जो आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं अलग अलग राज्यों से, उनको जो चुना जाता है, उनकी व्यवस्था जो है वो भी हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिए है। फिर आता है जर्मनी। जर्मनी से ध्यान, हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है वो जर्मनी से ली है, और इस दौरान ध्यान मौलिक अधिकारों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है। इसके बाद में आता है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, और रूस के नाम से जानते हैं। यहां से क्या क्या हमने ग्रहण किया है, तो रूस से एक तो लिया है हमने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दाना ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़े गए थे, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 उसके तहत जोड़े गए थे। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, प्रस्तावना में आपने देखा होगा न्याय शब्द का उपयोग जो है वो किया गया है, वो हमने रूस या सोवियत संघ से लेने का कार्य किया है। और अंतिम रूप में जो देश है उसका नाम क्या है, जापान है। जापान से हमने लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी पूरी प्रक्रिया है वो किसके अनुसार चलती है, विधि या कानून द्वारा स्थापित है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है वो आर्टिकल 1935 यानी कि 1935 के अधिनियम का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। सेकेंड नंबर पर ध्यान, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम आता है। ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे गहरा प्रभाव है। लगभग ध्यान 10 ऐसी कंट्री हैं जिनका सबसे गहरा प्रभाव जो है वो भारत के संविधान पर रहा है, जिसमें मैक्सिमम ब्रिटेन और अमेरिका का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। अमेरिका ध्यान आधुनिक रूप से लोकतंत्र प्लस लिखित संविधान अपनाने वाला देश था, और ब्रिटेन की बात करें तो दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान प्लस अगर हम बात करें तो भारत पर लंबे समय तक शासन किया, इसलिए उसका भी गहरा प्रभाव जो वो देखने को मिलता है। तो ये सभी हमने पॉइंट कवर किए हैं। इसके अंदर हमने ये देखा है कि कौन कौन से देश से हमने कौन कौन सी व्यवस्था को हमने ग्रहण किया है। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक ध्यान करना, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। देखो यहां अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के राज्यों की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 7 क्या हैं आपके केंद्र शासित राज्य हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था और 1956 की बात करें तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित थे। तो समय समय पर कई राज्यों का गठन किया गया। कौन सा राज्य किस राज्य से बना, भाषा के आधार पर कौन बना, अंतिम रूप में कौन सा राज्य बना, वर्तमान में राज्यों की स्थिति क्या है, किस राज्य का कौन सा नाम में परिवर्तन किया गया, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित जो है उनके बारे में उल्लेख। तो ध्यान अनुच्छेद नंबर 1 से 4, अनुच्छेद नंबर 1 से जो 4 है उसमें संघ यानी कि यूनियन और साथ में उसका राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित जो राज्य वगैरह हैं उनके बारे में जो उल्लेख है वो मिलता है। तो नंबर 1 में है संघ और उसका क्षेत्र, केंद्र और उसका क्षेत्र जो है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर है संघ और उसके क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है आपका। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की बात करें तो आगे कह रहा है संघ में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। मतलब ये शब्द जब आ जाए ना, यूनियन शब्द आ जाए तो इसमें भारत के राज्य भी आ जाएंगे और केंद्र शासित राज्य भी आ जाएंगे। शुरुआत में मैंने यही संख्या जो है वो लिखी है, ध्यान रखना। फिर जाना अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें जाना इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। मैंने आपको कहा था संविधान के अंदर इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। तो आर्टिकल जो 1 है वो कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है, भारतीयों का एक समूह है। ध्यान, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो राज्य आ गए, बिल्कुल ठीक है। फिर आ गया संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित आ गए, यूटी आ गई। फिर अधिग्रहित क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र जो भारत ने अपने अधीन किए हैं, जैसे सिक्किम की बात करें वो जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ था। गोवा की बात करें तो गोवा पर हमने कंट्रोल किया था, ध्यान रखना। गोवा पहले आजादी के समय भारत में नहीं था, ना बाद में उसको अधीन करने का कार्य किया गया। तो वो सब ध्यान रखना इसके अंतर्गत जो है वो शामिल होते हैं आपके। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल, राज्य,
केंद्र शासित और अधिग्रहित क्षेत्र इसमें आएंगे आपके। अब देखो आर्टिकल नंबर 2, तो आर्टिकल नंबर 1 में तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है, और राज्यों में क्या क्या आते हैं वो आ गया आपका। अब देखो अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है संसद कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। गौर से देखना, संसद, संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, वो ध्यान राज्यों को संघ में, यानी कि राज्यों को संघ यानी कि भारत जो है उसमें सम्मिलित कर सकती है या उनकी स्थापना करने का अधिकार जो है वो रखती है। तो आर्टिकल नंबर 2 में है नए राज्यों को किसी भी क्षेत्र से बनाया जा सकता है, कोई भी नए राज्य का गठन हो सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से कौन बना था आपका, तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था आपका, तेलंगाना हुआ था। ये क्षेत्र पहले से भारत का हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। सिक्किम जानना पहले भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ध्यान रखना। तो यह क्षेत्र पहले से भारत का हिस्सा हो यह जरूरी नहीं होगा, ध्यान। ऐतिहासिक संदर्भ देखो यहां पर आ गया, हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए जा रहे हैं। 1961 में गोवा का भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। गोवा पर ध्यान पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर 1961 में ही कब्जा कर लिया था, ठीक है, सॉरी 1510 में कब्जा किया था और 1961 में हमने इसको स्वतंत्र करवाने का कार्य जो था वो किया था, जानना। इसके अलावा 1974-75 के 35वें और 36वें संविधान संशोधन का संबंध जो वो किससे है, सिक्किम से। सिक्किम जाना जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ था, जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ था और 1975 के अंदर जो एक तरीके से संशोधन हुआ उसके बाद में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया, पहले सिक्किम जाना सह राज्य था, बाद में पूर्ण राज्य, जाना सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया, ठीक है। फिर आता है आपका अनुच्छेद नंबर 3, ये कहता है यह अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। मतलब ये पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि आप कोई नए राज्य का गठन भी कर सकते हो। कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। अब देखो राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, एरिया जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। सीमाओं में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ये पूरा अधिकार केंद्र और केंद्र के अंदर पार्लियामेंट को जो राइट है वो दिया गया है। इसके अलावा राज्यों और शहरों के नाम में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में बेंगलोर था उसका बेंगलुरु कर दिया, मैंगलोर था उसे मैंगलुरु कर दिया, ठीक है। कलकत्ता था उसे कोलकाता कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मद्रास से तमिलनाडु 1969 के अंदर नाम किया गया। पहले मद्रास नाम हुआ करता था, फिर तमिलनाडु नाम किया गया। मद्रास का नाम बाद में ना चेन्नई भी किया गया, ठीक है। मद्रास का नाम क्या जो कैपिटल है ना वो चेन्नई नाम करने का कार्य किया गया। मैसूर का नाम क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया 1973 के अंतर्गत। उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया 2011 के अंदर। उत्तरांचल जो है उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ये बात है 2007 की है, ध्यान का नाम। इसके अलावा कलकत्ता को कोलकाता बना दिया गया, कलकत्ता को क्या बना दिया गया, कोलकाता बनाया गया 2001 के अंदर। भारतीय संघ की अवधारणा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें इसके अंतर्गत की गई है। भारत को देना विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता। हालांकि विनाशकारी राज्य हैं लेकिन है ना उसका विनाश नहीं किया जा सकता। इस शब्द का अर्थ जो है वो यहां पर ये निकलता है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे बात करें तो संघ को तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन राज्यों में परिवर्तन संभव है। मतलब भारत का जो संघ है ना उसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन राज्यों के अंदर जो परिवर्तन है वो संभव एक तरीके से किया गया है। फिर देखो राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया, ठीक है। राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया में क्या नियम है। सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जब भी कोई राज्य का पुनर्गठन होगा राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रभावित राज्य की राय लेना भी अनिवार्य है, हालांकि बाध्यकारी नहीं है। उस राज्य से राय ली जाएगी जिस राज्य के एरिया में हम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन बाध्य नहीं है कि जरूरी है उसकी राय लेनी। संघ शासित प्रदेशों की राय आवश्यक है। संघ शासित समझ गए क्या, केंद्र शासित जो राज्य हैं उनकी भी सलाह लेने का कार्य करना पड़ता है। दाना अनुच्छेद 1 और
4 का संदर्भ यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, जो भी राज्य वगैरह बनाने से संबंधित है। देखो आगे क्या दे रखा है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 की बात करें, उनमें कोई भी परिवर्तन किया गया तो वो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे कानून साधारण बहुमत से ही पारित किए जा सकते हैं। नॉर्मल बहुमत यानी कि 50% प्लस जो बहुमत है उससे ही ये प्रकार के संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं। तो साधारण बहुमत से ही ये हो जाएंगे। ध्यान रखना, संवैधानिक संशोधन साधारण बहुमत का तरीका होता है, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक आवश्यक है। ये नॉर्मल हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। विशेष बहुमत में क्या होता है, इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है, ध्यान करना, ये मुश्किल है, ऊपर वाला बहुत आसान है। विशेष बहुमत जो स्पेशल बहुमत होता है उसमें 2/3 के साथ साथ 2/3 के साथ साथ विधानमंडलों का और जोड़ दो, विधानमंडलों की ओर स्वीकृति चाहिए जो राज्यों से संबंधित है, और इसके अंदर आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक है। अगर मान लो भारत के अंदर 31 विधानसभा है तो 16 विधानसभाओं की स्वीकृति जरूरी है, 16 दूनी 32, क्योंकि 50% से ज्यादा यहां पर जरूरी है, तभी कोई संशोधन जो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जीएसटी का नाम सुना होगा आपने, गुड्स सर्विस टैक्स, वो इसी प्रकार के विशेष जो बहुमत है उसकी श्रेणी में आता है आपका। इसके बाद देखो, क्या भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन इसके लिए संसद से ध्यान विधेयक वगैरह पारित वगैरह करवाना पड़ता है। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। बेरी बारी केस 1960 के अंदर इस मामले में यह स्थापित किया गया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं दे सकता, ये प्रावधान किया गया। लेकिन ध्यान हुआ है, कुछ समय पहले 2 बीघा जमीन का गलियारा हमने बांग्लादेश को दिया है। ध्यान, इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, मतलब इसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है। ध्यान, अमेंडमेंट के बिना आप अपना किसी का इलाका नहीं दे सकते, यानी कि पार्लियामेंट की स्वीकृति जरूरी है। और इसी के लिए ध्यान, एक अमेंडमेंट हुआ था आपका, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। हालांकि ये ध्यान रखना 100वां रद्द हुआ था, ये वैसे 101वां है। अगस्त 2015 में संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच की भूमि समझौता जो है उसको लागू किया गया था। ध्यान, 1.5 बीघा 2 बीघा शायद 2 बीघा गलियारा 2 बीघा गलियारा विवाद था, जो हमने बांग्लादेश को जो जमीन थी वो देने का काम किया था। ध्यान, इससे प्रभावित थे पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय जो राज्य थे वो बड़े प्रभावित थे। अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को वे भारतीय क्षेत्र जो बांग्लादेश को स्थानांतरित किए गए थे, ठीक है, इसके अंदर कुछ बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिए गए थे। अंत क्षेत्र में भारत के वे बांग्लादेश आ गया आपका, ये रिपीट हो गया है। ध्यान करना, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया है। ठीक है, भारत बनाम बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता अगर हम बात करें तो ये जो है इस समझौते पर मूलतः 1976 में 1974 में सिग्नेचर हुए थे। नाना बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में हुआ था, और 2015 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया मोदी सरकार के आने के बाद। ना उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को नागरिकों के आदान प्रदान से हल करना था। इसके अलावा ना देशी रियासतों का जो विलय है वो भी आप लोगों को बता दूं, जाना 565 देशी रियासतें थी जब भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो उसमें से 562 रियासतों को सरदार पटेल ने डरा धमका कर किसी ना किसी रूप में भारत में शामिल कर लिया था। ध्यान रखना, तो भारत में देशी रियासतों का विलय स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि मैंने बताया, सरदार पटेल की बदौलत ये संभव हुआ था। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद ये एक बड़ी दिक्कत थी, और 565 रियासतें थी। ध्यान रखना, उनका ये मामला था, प्रिंसली स्टेट्स के नाम से इनको जानते थे। इन रियासतों को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी योग्यता के बल पर लगभग को भारत में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। थोड़ा पाकिस्तान वाला हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में रह गया, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अधिकांश रियासतें भारत में ही शामिल हो गई। 565 रियासतों का भारत में विलय किया गया। 565 थी जानना, तो उनमें से 562 तो सीधी आ गई। इन प्रमुख रियासतों में उनका विलय। अब कुछ रियासतें ऐसी थी जो शामिल नहीं हुई। इनमें गुजरात की जूनागढ़, कहां की थी ये, गुजरात की जूनागढ़ थी।
यहाँ का नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन ध्यान, जनमत संग्रह के बाद भारत में से क्या किया गया था, शामिल करने का कार्य किया गया था। हैदराबाद, यहाँ का निजाम जो था वो हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार कर रहा था और पाकिस्तान से हथियार लगातार ले रहा था। वो ध्यान रखना अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, लेकिन भारत में शामिल होने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ध्यान रखना, बाद में ऑपरेशन पोलो का नाम सुना होगा आपने। ऑपरेशन पोलो के तहत इसे भारत में शामिल करने का कार्य किया गया। किसको? हैदराबाद की रियासत को और यहाँ के निजाम को। ना भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसे भारत में शामिल किया। फिर एक समस्या थी कश्मीर की, ये सबसे बड़ी समस्या थी, ध्यान रखना, आज भी बनी हुई है। कश्मीर के महाराजा ने प्रारंभ में भारत और पाकिस्तान, मतलब कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था हरि सिंह, वो ना तो कहता है मैं भारत में शामिल होऊंगा और ना ही मैं किस में शामिल होऊंगा, पाकिस्तान में। तो दोनों में ही शामिल होने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, कारण पाकिस्तान ने अपने कबायली समर्थक सैनिकों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करवा दिया। तब जाकर उसने नेहरू को बुलाकर भारत में शामिल होने के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना, इसके बाद ध्यान रखना कुछ ऐसे राज्य जो आजादी के बाद 1950 के बाद गठित किए गए हैं। ध्यान, आजादी के बाद गठित राज्यों में सबसे पहले नाम आता है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश। ध्यान, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ था और ये भाषा थी आपकी तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। पहले ध्यान ना एक राज्य हुआ करता था मद्रास, और मद्रास से ध्यान रखना 2 राज्य बने, एक तो बना तमिलनाडु बना आपका, और दूसरा कौन सा बना, आंध्र प्रदेश जो है उसका निर्माण जो है वो किया गया था। फिर आता है गुजरात। गुजरात ध्यान 1 मई 1960 को बना था। गुजरात ध्यान बंबई, पहले बंबई नाम का प्रांत हुआ करता था और उसमें भाषा के आधार पर 2 राज्य बने, एक तो बना गुजरात बना और एक क्या बना आपका महाराष्ट्र जो है वो बना। ध्यान रखना, तो 1 मई 1960 को क्या बन गया आपका, गुजरात बन गया। और इसी दिन ध्यान महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की बात करें तो दोनों ही बंबई प्रांत से अलग हुए थे। आज बंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ध्यान रखना, इसके अलावा 1 दिसंबर 1963 को बना नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को बना नागालैंड। ध्यान रखना, असम जो राज्य है, असम जो राज्य है इसको प्राचीन काल में कहते थे कामरूप, और 7 बहनों के रूप में फेमस है असम के आसपास के राज्य। तो वो उससे क्या हुए थे, अलग किया गया था उनको। तो सबसे पहले नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। तो सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, तेलुगु के आधार पर। फिर 1960 के अंदर 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। 1 दिसंबर 1963 को क्या बना आपका, नागालैंड जो उसका निर्माण हुआ। फिर ध्यान हरियाणा 1 नवंबर 1966। ध्यान पंजाब, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब से वो इलाका जो हिंदी भाषा बोलता है उसे हरियाणा के रूप में बनाया गया। और एक बनाया गया हिमाचल प्रदेश, ये 25 जनवरी 1971 को बनाया गया था। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पंजाब से अलग होने वाले इलाके हैं। हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बनाया गया। सिक्किम, सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। सिक्किम ना पहले एक अलग क्षेत्र था जो जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ था, ठीक है। फिर आ गया मिजोरम। मिजोरम को बनाया गया 20 फरवरी 1987 को जो है इसका निर्माण हुआ था। फिर आया आपका अरुणाचल प्रदेश। धना अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन काल में नाम हुआ करता था नेफा, और किसी टाइम पर ध्यान ना ये तिब्बत का भाग हुआ करता था, इसीलिए चीन जो है वो इसके ऊपर अपना हक बताता है कि ये हमारा भाग है। ध्यान रखना, तो मेन समस्या यहाँ पर है, ध्यान रखना, चीन के साथ जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को ना छत्तीसगढ़ जो है वो आपके मध्य प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। ध्यान रखना, और झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को ये आपके बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो एमपी, यूपी और बिहार से 3 राज्य क्रम से बने थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, और वर्ष 2000 का ही है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कौन सा, झारखंड जो राज्य है उनका निर्माण हुआ था। इसके बाद ध्यान रखना वर्ष 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना जो राज्य है वो बना था भारत का। हालांकि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था।
तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, लेकिन बाद में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। तो वर्तमान में 28 जो राज्य हैं वो हैं, ठीक है, 29 ना होगा, 28 राज्य हैं। तो यहां पर आज हमने इस टॉपिक के अंदर दो चीजों को कवर किया है, ध्यान रखना। एक तो हमने कवर कर लिया भारत के संविधान पर प्रभाव, भारत के संविधान के ऊपर प्रभाव जो पड़ा है, इम्पैक्ट जो पड़ा है, किस किस देश के संविधान का कितना कितना प्रभाव पड़ा है, या स्रोत कह सकते हैं हम कि भाई भारत के संविधान में कौन कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजें जो वो ग्रहण की है। एक तो ये कंप्लीट हो गया। एक है ना भारत के राज्यों, भारत के राज्यों व केंद्र शासित के बारे में उल्लेख आ गया आपका, ठीक है। भारत के राज्य कौन से हैं और केंद्र शासित कौन कौन से राज्य हैं। केंद्र शासित आपको बता दूं बीच में 9 वे थे, तो वो केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित राज्य में सबसे पहले आ जाता है आपका दिल्ली आ जाता है, ठीक है। नंबर 2 में आ जाता है आपकी पांडिचेरी आ जाता है, पांडिचेरी को ध्यान पुंडुचेरी भी कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर में बात करें तो अंडमान, अंडमान निकोबार जो है वो आ जाता है केंद्र शासित में। फिर 4 नंबर में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आ गया केंद्र शासित। 5 में बात करें तो आपका आ गया लद्दाख आ गया। 6 नंबर में बात करें तो आपका क्या आ गया, लक्षद्वीप आ गया। 7 नंबर में अगर हम बात करें तो आपका क्या आ गया, चंडीगढ़ आ गया। 8 नंबर में ध्यान रखना पहले 2 अलग अलग राज्य हुआ करते थे, अब वो दोनों क्या हो गए आपके एक हो चुके हैं, वो हैं दादर व नगर हवेली व दमन व दीव का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल होगा आपका, ठीक है। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित की बात है तो दिल्ली, पांडिचेरी, वर्तमान में ध्यान केंद्र शासित कितने 8 हैं आपके, ठीक है। बीच में 9 गए थे लेकिन इन दोनों को एक करने के बाद वापस संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो इस समय भारत के अंदर 28 तो राज्य हैं प्लस 8 क्या है, केंद्र शासित हैं। हालांकि तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन ध्यान ना तेलंगाना 29वां बना, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा जो है वो छीनने का क्या किया गया, कार्य किया गया, और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित जो राज्य है वो बना दिया गया था। जिसके बाद 2 टुकड़े किए गए थे उसके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसलिए संख्या जो है वो वापस बढ़कर 9 हुई। फिर इन दोनों को एक करने के कारण संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो आज की क्लास के अंदर हमने इन 2 चीजों को कवर करने का कार्य किया है। आगे ध्यान ना हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, इसके अलावा एक फंडामेंटल ड्यूटी का जो टॉपिक है उनको आगे हम कंटिन्यू करने का क्या करेंगे, कार्य जो है वो करेंगे। ध्यान रखना अभी टाइम लगेगा हमें अपना कोर्स स्कोर खींचने में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ध्यान, तब तक जय हिंद जय भारत।